Hello friends, this is Aswini Sarnarju and today we are going to start a new topic, that is Muslim law. And under Muslim law we are going to cover a very important aspect or a very important topic, that is sources of Muslim law. अपने इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे कि मुस्लिम लॉ के क्या क्या सोर्सेज हैं। सोर्सेज को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि मुस्लिम लॉ क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, और स्पेशली मुस्लिम लॉ के लिए जैसा कहा जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद साहब के द्वारा जो है वो इसका ओरिजिनेशन हुआ है। तो प्रोफेट मोहम्मद साहब के बारे में कुछ फैक्ट्स जिनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हम उन कुछ फैक्ट्स को देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, कि मुस्लिम लॉ के क्या क्या सोर्स हैं। तो अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो मुस्लिम लॉ में दो चीजों पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मुस्लिम लॉ में एक तो कॉन्सेप्ट है वननेस ऑफ गॉड का, कि गॉड जो है वो एक ही है। दूसरा, मुस्लिम लॉ में ये माना जाता है कि जो मोहम्मद साहब है ये प्रोफेट और मैसेंजर ऑफ गॉड है। इन दोनों चीजों को मानना जरूरी होता है, और जो भी पर्सन इन दो चीजों को नहीं मानता है तो फिर वो मुस्लिम नहीं हो सकता। पूरा मुस्लिम लॉ जो है ये डिपेंड करता है प्रोफेट मोहम्मद साहब के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि प्रोफेट मोहम्मद साहब जो है, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनसे कि हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, क्या क्या इसके सोर्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोफेट मोहम्मद साहब के बारे में, तो जो प्रोफेट मोहम्मद साहब है इनका बर्थ जो है ये 571 AD में हुआ। इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उनका नाम कादिजा था। इनकी थर्ड वाइफ जो थी वो आयशा थी, और आयशा जो थी ये डॉटर ऑफ अबू बकर। अबू बकर की ये डॉटर थी। कौन? आयशा। ये कुछ फैक्ट हैं जिनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे। तो इनका बर्थ कब हुआ प्रोफेट मोहम्मद साहब का? 571 में। पहली वाइफ जो थी इनकी वो खादीजा थी। थर्ड वाइफ जो थी इनकी वो आयशा थी। आयशा जो थी अबू बकर की डॉटर थी। क्योंकि ये सभी फैक्ट जो है वो आगे चल के कई इंपॉर्टेंट चीजें हमें बताएंगे, तो अभी इन्हें याद करना जरूरी है। इनकी जो डॉटर थी उनका नाम था फातिमा। फातिमा की जो मैरिज हुई थी वो हुई थी अली से, और अली जो थे ये कजन थे किसके? प्रोफेट साहब के। 571 में इनका बर्थ हुआ। पहली वाइफ जो थी खाजिदा थी, थर्ड वाइफ आयशा थी। आयशा जो थी ये अबू बकर की डॉटर थी। इनकी प्रोफेट मोहम्मद साहब की जो डॉटर थी उसका नाम था फातिमा। फातिमा की मैरिज किससे हुई थी? अली से हुई थी, और अली जो कौन थे? ये कजन थे किसके? प्रोफेट साहब के। अब जब इनकी एज थी 40 इयर्स, तब ये मेडिटेशन कर रहे थे एक केव में, और उस केव का नाम था हीरा। हीरा जो थी एक केव थी। हीरा केव में ये क्या कर रहे थे? मेडिटेशन कर रहे थे। जब ये 40 इयर्स की एज में हीरा में मेडिटेशन कर रहे थे तब फर्स्ट टाइम इनको गॉड का मैसेज मिला। किसके थ्रू मिला? एंजल गैब्रियल। इनके ऊपर रिवील किया गया। किसके द्वारा किया गया? एंजल गैब्रियल के द्वारा किया गया था। कुछ मैसेज इनको मिले, और जो मैसेज थे उसको वही कहा जाता था। दोज मैसेजेस आर नोन एज वही। यानी कि मोहम्मद साहब का बर्थ हुआ था 571 AD में।
पहली वाइफ खादिजा हो गई, तीसरी वाइफ आयशा, आयशा अबू बकर की डॉटर थी, इनकी डॉटर फातिमा थी, फातिमा की शादी अली से हुई, अली प्रोफेट के कजिन थे। 40 ईयर्स के जब ये थे तब एक हीरा नाम की केव में ये मेडिटेशन कर रहे थे, तब गॉड के जो मैसेजेस थे वो इन पे रिवील किए गए। किसके थ्रू किए गए? एंजल गैब्रियल के थ्रू किए गए। और जो मैसेजेस थे वो क्या कहलाते थे? वही कहलाते थे। अब जो एंजल गैब्रियल ने किया था, इसीलिए जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज नोन एज एंजल ऑफ रिविलेशन, तो ये कौन थे? एंजल गैब्रियल थे। और अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो मुस्लिम लॉ क्या है? एक डिवाइन लॉ है, एक रिवील्ड लॉ है, जो सीधे गॉड ने रिवील किया प्रोफेट मोहम्मद साहब को। किसके थ्रू किया? एंजल गैब्रियल के थ्रू किया। अब जब इनको ये मैसेज मिल गए तो इनके फॉलोअर बने। फॉलोअर्स में पहली तो इनकी फर्स्ट वाइफ थी खादिजा। खादिजा के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जिसको कहा जाता है वरक्का। ये भी इनके फॉलोअर थे। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनका कौन सा फॉलोअर जो था वो ब्लाइंड था। तो वरक्का जो थे ये ब्लाइंड स्कॉलर थे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इनके फॉलोअर्स में खादिजा थे, वरक्का थे जो कि ब्लाइंड स्कॉलर थे। इसके अलावा अगर आप बात करो तो अबू बकर हो गया, उस्मान हो गया, उमर हो गया। तो अबू बकर, उस्मान, उमर, ये इनके फॉलोअर थे सब। अब ये जब सब फॉलोअर बन गए तो ये जो इंसिडेंट है ये मक्का का है। मक्का में ये सब चीजें हो रही थी, लेकिन कुछ फॉलोअर थे तो कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा इसका अपोज भी किया। अपोज जब हुआ तो उस समय ये चले गए मक्का से मदीना। तो जब ये मदीना गए हैं तो ये गए हैं 622 में एडी में। और वो टाइम जब ये 622 में मक्का से मदीना गए हैं तो ये कहलाता है हिज्र। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कब गए थे ये? 622 में गए थे। कहलाता क्या है? ये हिज्र कहलाता है। और वहां पे जाके इनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो गए और ये प्रोफेट मोहम्मद साहब जो थे ये एक सुप्रीम पावर जो है वो इस्लामिक लॉ में या इस्लाम के मानने वालों के बीच में या मुस्लिम लोगों के बीच में एक बहुत ही सुप्रीम पावर बनके उभर के सामने आ गए। इसके बाद 632 में इनकी डेथ हो गई। जब इनकी डेथ हुई तो इन्होंने अपना कोई भी उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा था, कोई भी लीगल आयर्स इनका नहीं था। अब जब इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो जितने भी फॉलोअर्स थे इनके फॉलोअर्स जो थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। उनके बीच में कंट्रोवर्सी अराइज हुई, एक दूसरे की बातों को नहीं माना उन्होंने और वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुए इसका जो बेसिस था ये पॉलिटिकल बेसिस था। इनकी डेथ के बाद जो डिवाइड हुए ये बेसिस क्या था इनका? ये पॉलिटिकल बेसिस पे डिवाइड हुए। एक तो ग्रुप था वो सियास कहलाए, एक जो था ये सुन्नीस कहलाए। अब यहां पे ये है कि जो शिया या सुन्नी हुए ये अभी करंट में अगर हम देखते हैं तो रिलीजियस बेसिस पे ये है, लेकिन उस समय ये रिलीजियस बेसिस पे अलग नहीं हुए थे, ये पॉलिटिकल बेसिस पे हुए थे। इनका ग्राउंड ये था अलग होने का कि शिया ये कहते थे कि जो अली है, अब अली कौन है? अली प्रोफेट साहब के कजिन है, उनकी बेटी फातिमा के हस्बैंड है। तो सियास का ये कहना था कि अली को आप इनका उत्तराधिकारी बनाओ, लेकिन सुन्नीस का ये कहना था कि जो उत्तराधिकारी है वो थ्रू इलेक्शन बनना चाहिए, कि आप इलेक्शन करवा दीजिए और इलेक्शन के बेसिस पे आप क्या कीजिए, इनका उत्तराधिकारी अपॉइंट कीजिए। अब जो सुन्नीस थे ये कर गए प्रिवेल, यानी कि जो अगले खलीफा बने या इनके जो उत्तराधिकारी बने वो किस बेसिस पे बने? इलेक्शन की बेसिस पे बने। उसका एक क्रम है जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो बने अबू बकर, उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान, उसके बाद अली, उसके बाद खालिफा। अब ये जो 4 खलीफा बने ये 4 खलीफा जो थे ये अली के 4 बेटे थे। अब ये जो 4 खलीफा बने ये 4 खलीफा जो थे ये अली के 4 बेटे थे। अब ये 4 खलीफा जो थे ये अली के 4 बेटे थे। अब ये 4 खलीफा जो थे ये अली के 4 बेटे थे। उसका एक क्रम है जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो बने अबू बकर,
अब ये कौन है, ये अभी हम लोग देख के आए हैं। अबू बकर जो इनकी वाइफ थी आयशा, थर्ड वाइफ, उसके फादर थे अबू बकर। तो थ्रू इलेक्शन अबू बकर जो है वो फर्स्ट खलीफा बने। अबू बकर के बाद उमर, उमर के बाद उस्मान। और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि ये अबू बकर का असैसिनेशन हुआ, इसके बाद उमर का असैसिनेशन हुआ, उस्मान का असैसिनेशन हुआ, यानी कि जो लोग ये बन रहे थे उसके बाद असैसिनेशन भी इनका हो रहा था। और उस्मान के बाद जो बने ये बने अली। अब यहां देखिए कितना इंटरेस्टिंग एक चीज, इलेक्शन के थ्रू ये हो रहा है, फाइनली कौन बन गया, अली बन गए, जो कि सियाज चाहते थे इनको बनाने के लिए। लेकिन अली के बाद भी ये रुका नहीं, अली के बाद बने हसन। ये हसन कौन थे, ये इन्हीं के बेटे थे, सन ऑफ अली, हसन। अब हसन के बाद जो है ये मुअविया बने, हुसैन बने। हुसैन भी जो थे ये सन ऑफ अली थे, इनकी भी डेथ हुई। डेथ का मतलब इनको भी मार दिया गया। अब हुसैन की जो डेथ हुई है इसी वजह से एक मुहर्रम नाम का फेस्टिवल मुस्लिम्स में मनाया जाता है, तो वो हुसैन की वजह से है। अब एक्चुअली में क्या हुआ था, मुअविया जो है ये पार तो इनके पास रहती है कि रिलीजियस जो प्रोफिट थे, या प्रोफिट तो नहीं कह सकते, रिलीजियस जो उत्तराधिकारी थे उनके, और या रिलीजियस पावर जितने भी थी डिसीजन लेने की, वो हुसैन के पास आ गई थी। अब मुअविया का जो टाइम था ये उमायद डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया कई बार। ये एक प्रोफेट मोहम्मद साहब के बाद की पोजीशन है। ये सब के बाद अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे जो कि है सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। क्योंकि देखिए सोर्सेज को समझने से पहले हमें ये, क्योंकि सोर्सेज फाइनली कहां से है, मेन कुरान से। कुरान क्या है, वो मैसेजेस हैं जो सीधे अल्लाह ने एंजेल गैब्रियल के थ्रू जो है वो प्रोफेट साहब को दिए हैं। इसीलिए मुस्लिम लॉ क्या कहा जाता है, डिवाइन लॉ कहा जाता है, या एक रिवील्ड लॉ कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। अब जो सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्राइमरी सोर्सेज हमारे हैं, और दूसरा जो है सेकेंडरी सोर्सेज है। प्राइमरी सोर्सेज में जो फर्स्ट आता है दैट इज कुरान, सेकेंड जो आता है दैट इज सुन्नत, थर्ड इज्मा, फोर्थ कियास। ये चार प्राइमरी सोर्स है मुस्लिम लॉ के। ऐसे ही सेकेंडरी सोर्स पर अगर हम बात करें तो लेजिस्लेशन हो गया, कस्टम विच इज आल्सो नोन एज उर्फ, जुडिशियल डिसीजंस हो गए, और ये इक्विटी हो गया या गुड कॉन्शियस हो गया। ये चार सेकेंडरी सोर्स हैं और ये चार प्राइमरी सोर्स हैं। अब हम देखेंगे कि प्राइमरी सोर्स जो इसके हैं उनको एक एक करके हम डील करेंगे। जैसा कि हमने बताया जो प्राइमरी सोर्स हमारा फर्स्ट है वो क्या है, कुरान। फर्स्ट हो गया कुरान। कुरान जो है ये डिराइव हुआ है एक वर्ड से दैट इज कुर्रा। इसका मतलब क्या होता है, टू रीड। Quran has been derived from a term Qurra which means to read. अब
कुरान की बात करते हैं तो अभी हमें पता है कि कुरान फाइनली क्या है, ये जो गॉड ने मैसेज दिए प्रोफेट मोहम्मद साहब को गैब्रियल के थ्रू, उन्हीं बातों को एक्चुअली में जो प्रोफेट मोहम्मद साहब थे इनको ना तो पढ़ना आता था ना ही लिखना आता था, तो इनके जो कंपेनियंस थे उन सबको इन्होंने वो सब बातें बताई। तो बाद में इनकी लाइफ टाइम के बाद या इनकी डेथ के बाद जो है उनको कलेक्ट किया गया और हम कह सकते हैं कि उनको अरेंज किया गया। अब सबसे पहले जो कुरान थी आप कह सकते हैं कलेक्टेड और अरेंज्ड बाय अबू बकर, फर्स्ट खलीफा थे ये और आयशा के फादर थे, इनके द्वारा ये कलेक्ट की गई। इसके बाद जो थर्ड खलीफा थे उस्मान, इनके द्वारा रिवाइज किया गया इसको। अब जब इसको रिवाइज किया गया एक बुक फॉर्म में, बिल्कुल इसको अच्छे से अरेंज कर दिया गया और उस समय प्रोफेट साहब ने अपनी लाइफ टाइम में ये बता दिया था कि गॉड का ये भी मैसेज है कि इसके बाद कभी भी ये मैसेजेस जो है वो किसी को कन्वे नहीं किए जाएंगे, प्रोफेट साहब के बाद कोई दूसरा कभी प्रोफेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस्मान ने जब इसको बुक फॉर्म में कर दिया तो ये भी हो गया कि आप इसमें किसी तरीके के कोई अमेंडमेंट की गुंजाइश नहीं होगी और इसमें किसी तरीके का कोई चेंज अब नहीं हो सकता है। अब अगर हम बात करें इसकी कुरान की क्या क्या चीजें इसमें हैं, जहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसमें 114 चैप्टर्स हैं, वर्सेस हैं। चैप्टर्स जो है इसके ये सूरा कहलाते हैं, ये आयत कहलाता है। इसमें से 200 वर्सेस जो है ये लीगल प्रिंसिपल से रिलेट करते हैं और उसमें से भी 80 जो है ये स्पेशली मैरिज हो गया, डॉर हो गया, डाइवोर्स हो गया एंड इनहेरिटेंस हो गया, इनसे डील करता है। ये फैक्ट है कि जो कुरान है उसमें 114 चैप्टर्स है विच इज नोन और वी कैन से विच आर नोन एज सूरा, 6666 वर्सेस है, आयत 200 लीगल प्रिंसिपल्स है। और ऐसा नहीं है कि इसका कोई चैप्टर जो है वो लीगल प्रिंसिपल्स करके हो या सब एक जगह पे हो, ये टोटल 200 जो है ये स्कैटर्ड है पूरे कुरान में, लेकिन जो लीगल प्रिंसिपल्स है अगर उनको हम काउंट करते हैं तो ये कहा जाता है कि 200 लीगल प्रिंसिपल्स है, 80 जो है वो स्पेशली मैरिज हो गया, डार हो गया, डाइवोर्स हो गया और इनहेरिटेंस हो गया, इससे रिलेट करके बना हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो मैसेजेस इनको रिवील हुए हैं जो कि वही के नाम से जाने जाते हैं, ये इनको दो जगह पे रिवील हुए हैं, मक्का में और मदीना में। मक्का एंड मदीना। तो मक्का में जो भी मैसेजेस इनको मिले हैं वो फिलॉसफी ऑफ लाइफ और इस्लामिक रिलीजन के बारे में बात करते हैं। एंड इस्लामिक रिलीजन की बात करते हैं। और मदीना में जो इनको मिला है वो लीगल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। मदीना से जो भी मैसेज इनको मिले मदीना में, वो बात करते हैं लीगल प्रिंसिपल्स की। इससे भी क्वेश्चन बने हैं कई बार। तो ये कुरान के बारे में कुछ फैक्ट हुए जो प्राइमरी सोर्सेस का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब कुरान ने काम क्या किया, जब प्रोफेट मोहम्मद साहब ने मुस्लिम लॉ या ये इस्लामिक लॉ है इसको जब इंट्रोड्यूस हुआ, उस समय कुछ कस्टम के नाम पे बुराइयां बहुत ज्यादा चल रही थी। उस सिनारियो में क्या क्या था, जैसे गैम्बलिंग हो गया, बहुत ज्यादा करप्शन हो गया, वुमेन का स्टेटस बहुत स्ट्रांग नहीं था,
बल्कि ये कहना चाहिए कि बहुत ही दयनीय दशा में था स्टेटस उस समय वुमेन का। वजह क्या थी? पॉलीगैमी, कोई लिमिटेशन नहीं था, एक पर्सन जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था उस समय। यूजुरी करके एक थी, उजूरी या यूजुरी क्या है? ये एक बहुत ज्यादा ब्याज लेने की एक प्रथा थी, इंटरेस्ट था कि आपने कोई पैसा दे दिया और 50% 80% उस पर इंटरेस्ट लिया जा रहा है। तो इस कुरान ने क्या किया? इन सब प्रॉब्लम्स को एबॉलिश किया। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए कितना पुरानी स्टार्टिंग जब इसकी हुई थी, तो वहां पे भी इन्होंने माइनर्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए और डिसेबल्ड पर्संस के लिए भी कुछ प्रोविजंस जो है वो रख दिए थे। यानी कि इनको तब आइडिया था कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए कुछ ना कुछ हमें अलग से प्रोविजन देने चाहिए। तो ये तो हमारा फर्स्ट सोर्स हो गया, जो कि कुरान के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अगर सुन्नत की, सुन्ना की। सुन्नत, किसी को सुन्ना भी कहते हैं, हदीस भी कहा जाता है हदीस को। अब सुन्नत क्या है? देखिए, जो मैसेंजर गैब्रियल के थ्रू जो भी गॉड के मैसेज थे, जो सीधे प्रोफेट साहब को दे दिए गए, वो तो कुरान में लिख दिए गए। सुन्नत क्या है? सुन्नत को ट्रेडिशंस भी कहते हैं। अब सुन्नत वो है कि जैसे प्रोफेट मोहम्मद साहब ने जो भी कह दिया, जो भी किया, या जो भी इन्होंने अलाउ कर दिया इम्प्लाइडली, whatever he said, whatever he did, whatever he allowed impliedly or tacitly, those are known as सुन्नत और सुन्ना। अब ये सुन्नत या जो सुन्ना है, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जो भी इन्होंने कह दिया, अगर दूसरा क्या था? जो भी इन्होंने कर दिया। तीसरा क्या था? जो भी इन्होंने अलाउड कर दिया। अगर जो भी कहा इन्होंने वो कहलाया सुन्नत उल कौल। जो किया इन्होंने वो कहलाया सुन्नत उल फेल। और जो अलाउ कर दिया इन्होंने वो कहलाया सुन्नत उल तकरीर। इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हमेशा। सुन्नत उल कौल, ये क्यों हुआ यहाँ पे? नहीं होगा। सुन्नत उल कौल, सुन्नत उल फेल, जो भी कहा इन्होंने मतलब किया, जो भी कर दिया इन्होंने वो सुन्नत उल फेल हो गया। सुन्नत उल कौल हुआ जो इन्होंने कह दिया, या इम्प्लाइडली जो इन्होंने अलाउ किया, जिस चीज को अगर इनके सामने कोई भी चीज की गई, इन्होंने अगर उसको डिनाई नहीं किया, तो ये कहा गया कि ये सुन्नत हो गई। वो सुन्नत कौन सी होगी? सुन्नत उल तकरीर हो गई हमारी। ये सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया। इसको हदीस के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने वाली है कि ऐसा नहीं है कि अगर अब होगा क्या, ये जैसे किसी ने आके कहा आके कि उसने मोहम्मद साहब को ऐसा करते हुए देखा, वो कोई भी चीज हो सकती है। जैसे उन्होंने यही देख लिया कि किस तरीके से पानी पीते हैं, किस तरीके से खाना खाते हैं, किस तरीके से वो वजू करते हैं, या जो भी चीजें थी उसको किसी ने करते हुए देखा, या उस किसी ने कह दिया कि हमको उन्होंने ये कहा है ऐसा, या प्रोफेट मोहम्मद साहब बैठे हुए तो कुछ लोग ये काम कर रहे थे, उन्होंने डिनाई नहीं किया, यानी कि इम्प्लाइडली अपनी कंसेंट दे दी उनको। तो ये चीजें क्या हो जाएंगी? सुन्नत हो जाएंगी, हदीस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा नहीं है कि केवल एक बार किसी के कहने से वो चीज सुन्नत बन गई। वहां के उस समय के जो इनके कंपेनियंस थे, फॉलोअर्स थे, वो इसको बहुत स्ट्रांगली क्रॉस एग्जामिन करते थे। जैसे आप ये समझिए, अगर कोई एक स्टेटमेंट आया है तो उस स्टेटमेंट को अच्छे से क्रॉस चेक किया जाएगा। जब इन्हें लगता है कि एक ही बात कई सोर्सेज से आ रही है, और जिन सोर्सेज से आ रही है वो सोर्सेज बहुत रिलायबल है, जो पर्सन कह रहे हैं उन पर्संस का उस समय सोसाइटी में एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, अगर ये सब चीजें हैं तब जाके ये चीजें सुन्नत बन जाती थी। और सुन्नत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है। अब सुन्नत के बाद जो थर्ड हमारा सोर्स है वो है इज्मा। इसको कंसेंसस भी कहते हैं।
इस्मा विच इज नोन एज कंसेंसस भी इसको कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ लोगों के द्वारा कोई एक चीज को मान लिया गया, वो सब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्री कर गए या उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया, तो ये कहा जाता है ये क्या हो गया, इस्मा हो गया। अब इस्मा एक्चुअली में क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जो ना तो एक्सप्रेसली या बिल्कुल क्लियर कुरान में दी हुई है, ना ही सुन्नत में दी गई है, तब फिर क्या करेंगे लोग, अपना इस्मा करेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम सामने आई है तो वो जो ज्यूरिस्ट है एक पर्टिकुलर पीरियड के, जो अगर लॉ से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो उस लॉ के अच्छे जानने वाले हैं, वरना बाकी लोग हो सकते हैं, उनका सोसाइटी में अच्छा स्टेटस होना चाहिए। ये सब लोग अगर किसी चीज पे एग्री कर जाते हैं तो ये कहा जाता है ये इस्मा हो गया, और इस्मा भी एक सोर्स है मुस्लिम लॉ में। अब इस्मा की वैलिडिटी के लिए कुछ इसेंशियल्स हैं जिसको हमें ध्यान से देखना होगा। एक तो जो इस्मा है ये कभी भी उस टाइम के लिए नहीं हो सकता जिस समय जो लाइफ टाइम था प्रोफेट साहब का। नो इस्मा इन लाइफ टाइम ऑफ प्रोफेट। प्रोफेट साहब की लाइफ टाइम का कोई इस्मा नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, सेम एज में अगर कोई इस्मा पहले बन गया है और लगता है कि इसको रिवर्स करने की जरूरत है, तो सेम एज में उसको रिवर्स भी किया जा सकता था, रिवर्स कर सकते थे। इवन ये रिपीट भी किया जा सकता था, बस सेम एज में होना चाहिए। उसी टाइम के लोग जो है वही अगर करेंगे तो ये। हाँ, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस्मा रिवर्स भी हो सकता था, रिपील भी हो सकता था, लेकिन ये इस्मा तभी रिपील होगा जब किसी ज्यूरिस्ट के द्वारा बनाया हुआ है, वो ज्यूरिस्ट जो है वो कंपेनियंस नहीं है प्रोफेट साहब के। अगर प्रोफेट साहब का कोई कंपेनियन रहा है, उसने अगर कोई, उन लोगों ने कोई इस्मा बनाया है, तो दैट इस्मा विल बी इररिवोकेबल। इररिवोकेबल यानी कि आप कह सकते हो इस्मा ऑफ कंपेनियंस क्या होगा, इररिवोकेबल होगा, मतलब उसको अब रिवोक नहीं किया जा सकता है, और एक्सेप्टेबल होगा सभी मुस्लिम सोसाइटी के द्वारा। और अगर हम बात करें इस्मा की, अच्छा इस्मा में एक चीज है जो क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं है कि इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि जो ये कंसेंस बनेगा ये सभी की सम्मति से बनेगा, सब लोग जब एग्री कर जाएंगे तब बनेगा, या मेजॉरिटी भी उसे बनेगा। कुछ का कहना है कि मेजॉरिटी से भी हो जाता है, कुछ का कहना है कि सभी लोग एग्री करते हैं तब ये होता है, तो ये चीज क्लियर नहीं है। यहाँ पे एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि ये इस्मा जो है वो पर्टिकुलर पीरियड में होना चाहिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो ज्यूरिस्ट है उसका मुस्लिम होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर कोई पर्सन नॉन मुस्लिम है तो उसका इस्मा जो है वो प्रिवेल नहीं करेगा। तो ये तो इस्मा से रिलेटेड कुछ चीजें हो गई। इस्मा अगर आप देखो तो वही है कि अगर सुन्नत में और कुरान में कोई भी चीज क्लियर कट नहीं दी गई है, कोई प्रॉब्लम सामने आती है, तो जो उस समय के ज्यूरिस्ट का मतलब होगा जो वहां के अच्छे लोग हैं, प्रूडेंट पर्संस हैं सोसाइटी में, जिनका एक स्ट्रांग जगह है, तो उनकी अगर वो एग्री कर जाते हैं तो ये कहा जाता है कि हाँ ये इस्मा है, और ये भी सोर्स है। अगर हम काइंड्स ऑफ इस्मा की बात करें ऐसे ही, तो इस्मा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो इस्मा ऑफ कंपेनियंस होता है, इस्मा ऑफ ज्यूरिस्ट होता है, और इस्मा ऑफ कॉमन पीपल होता है। तो जो इस्मा ऑफ कंपेनियंस होता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, उसको सभी लोगों को मानना होता है मुस्लिम सोसाइटी में, वो एक्सेप्टेबल बाय ऑल होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कंपेनियंस का इस्मा होगा वो इररिवोकेबल होगा, उसको रिवोक नहीं किया जा सकता है। अब हम बात कर ले इस्मा ज्यूरिस्ट की, तो ज्यूरिस्ट की जो इस्मा है उसमें भी कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ ऐसी हैं जो क्लियर नहीं है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। तो ज्यूरिस्ट का इस्मा है कि मतलब उस पर्टिकुलर पीरियड के लोग होने चाहिए, उन सबका मुस्लिम होना जरूरी है, उनकी एग्रीमेंट बन गई हो, कंसेंसस बन गया हो, एग्री कर गए हो वो लोग उस बात पे। अब ज्यूरिस्ट कितने होंगे, नंबर ऑफ ज्यूरिस्ट कहीं क्लियर नहीं है,
कि कितने होंगे तभी जो है वो इज्मा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, ये भी क्लियर नहीं है कि जो इज्मा में कंसेंट इनकी बनेगी या कंसेंसस बनेगा वो सर्वसम्मति से बनेगा या मेजॉरिटी भी उसमें माना जाएगा, ये भी चीज है। अब थर्ड अगर हम इज्मा की बात करें तो वो होता है कॉमन पीपल का इज्मा। कॉमन पीपल की अगर हम बात करें तो अगर लॉ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अराइज हुआ है तो उसमें एक नॉर्मल पर्सन के इज्मा की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर लॉ रिलेटेड कोई है तो उसमें उस पर्सन को उस चीज का जानकार होना चाहिए। हाँ, बाकी अलग के लिए है तो कभी कभी उसकी वैल्यू हो सकती थी, लेकिन हम आप ये मान चलिए कि कॉमन पीपल जो थे उनका इज्मा बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखता था। ये तो हो गई थर्ड सोर्स की इज्मा की। थर्ड जो है वो है हमारा कियास। फोर्थ सोर्स हमारा क्या हो गया? कियास। अब कियास क्या है कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम अराइज हुई और ना ही कुरान में उसके लिए कोई स्पेसिफिक रूलिंग है, ना सुन्नत में है, ना कोई इज्मा ही है, तब क्या करेंगे लोग? अपनी रीजनिंग से उसको एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद जो चीज निकलेगी वो कियास होगा। तो उसको एनालॉजिकल डिडक्शन भी हम कह सकते हैं। एनालॉजिकल डिडक्शन होता है ये जो रीजनिंग से निकलता है। अब यहाँ पे कियास के बारे में एक चीज यह है कि कियास को सियास जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। उसकी वजह यह है कि अगर कियास माना भी जाएगा तो वो इमाम का माना जाएगा, ऐसे किसी का भी नहीं माना जा सकता। यानी अगर तीनों चीजों में नहीं है, कोई डिसीजन लेना ही है तो वो किसको लेना चाहिए? इमाम को लेना चाहिए। लेकिन बाकी लोग इसको मानते हैं। और जो रीजनिंग होता है, एनालॉजिकल डिडक्शन होता है, उसके थ्रू ये कियास निकल के आते हैं। ये जो है वो फोर्थ इंपॉर्टेंट सोर्स है मुस्लिम लॉ का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकेंडरी की। सेकेंडरी में जो पहला है वो लेजिस्लेशन था। लेजिस्लेशन जैसे मुस्लिम, एक्चुअली में क्या है कि जो हमारा हिंदू लॉ है ये तो 1955 में लगभग पूरा हिंदू लॉ जो है वो कोडिफाइड कर दिया गया था। मुस्लिम लॉ का कुछ पोर्शन अगर आप छोड़ दो तो ये अनकोडिफाइड ही है। ठीक है, जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये शरीयत एक्ट जैसे 1937 का है। या आप बात कर लो द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स 1985 का है। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। तो ये कई लेजिस्लेशन है। आपको पता है लेजिस्लेशन कैसे बनता है। ठीक है, ये हिंदू लॉ में आपने पढ़ा है, बाकी कई जगह पढ़ना है। तो सेकेंडरी सोर्सेज में बहुत ज्यादा हमारे पास चीजें है नहीं बताने के लिए, क्योंकि जो हिंदू लॉ में हम पढ़ेंगे या आपने पढ़ा है वही सब चीजें हैं जो कॉमन है। इसके बाद कस्टम या उर्फ भी इसको कहते हैं। अब कस्टम क्या होता है ये ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी आप देखते हो, हिंदू लॉ में उधर आप देख के आए हो। कस्टम मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अगर इसको अगर आपको समझना है कस्टम को, तो हेनरी मेन ने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। उसको देखिए, अगर हम देखें जैसे उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए ये एक ग्राउंड था, ठीक है, और यहाँ पे कोई प्लेस थे जहां पे सभी लोगों को जाना होता था। अब लोग क्या करते थे, यहाँ भी लोग रह रहे हैं, यहाँ भी लोग रह रहे हैं, यहाँ भी लोग रह रहे हैं, यहाँ भी रह रहे हैं, ऐसे करके लोग रहते थे। अब ये क्या करते थे, ये सब लोग ऐसे करके इस जगह जाते थे। एक बार किसी ने क्या किया, वो इधर से न जाके इधर से मान लीजिए सीधे चला गया, तो वो बहुत कम टाइम में पहुंच गया। तो अगर गांव में कभी आप देखे हो या घास पे आप चले हो, तो होता क्या है कि घास पे अगर लगातार लोग चलते रहें तो एक अपने आप में वो घास हट जाती है, एक रास्ता जैसा बन जाता है, उसको पगडंडी भी कहते हैं। तो ये एक तरीके की ऐसी बन जाती है। तो मैंने ऐसे ही समझाया कि अगर कोई चीज हुई और उसको कई लोगों ने फॉलो किया तो धीरे धीरे वो एक कस्टम का रूप ले लेती है। अब कस्टम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इसके एसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि कस्टम जो है वो बहुत पुरानी होनी चाहिए। अब कितनी पुरानी होनी चाहिए ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया। वो कहते हैं इतनी पुरानी हो कि उस समय के लोगों को ना याद हो कि ये कब से चली आ रही है। उस कस्टम का कभी भी अपोज ना किया गया हो, अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए वो,
किसी लॉ के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, बीच में कभी ब्रेक ना हुई हो, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए उसकी। तो ये सब चीजें हैं जो कस्टम बनाते हैं। तो कस्टम भी एक तरीके का सोर्स है मुस्लिम लॉ में। कस्टम के बाद अगर आप बात कर लीजिए तो जुडिशियल डिसीजंस। अब जुडिशियल डिसीजंस आपको पता है, चाहे वो प्रीवी काउंसिल के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों, तो ये हो जाते हैं जुडिशियल डिसीजंस। इसके बाद ट्रस्ट, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस करके जो है, एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो मना किया गया है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी तो होती हैं कि जिसमें हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम बहुत सिंपल से इलस्ट्रेशन लेते हैं, जैसे कुरान में ये कहा गया है या इस्लामिक लॉ में ये माना जाता है कि जो भी पानी है वो प्योर होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज मिल गई है जो उसको अपवित्र कर देती है, उसकी प्योरिटी को खत्म कर देती है, तो वो पानी कभी भी यूज नहीं किया जा सकता। ठीक, लेकिन मान लीजिए वो एक ऐसा एरिया है जहां पे उस पानी के अलावा, मान लीजिए किसी कुएं का ही पानी है और उनके अलावा उस पानी के अलावा और कोई भी सोर्स नहीं है पानी मिलने का, और अगर उसको वो अपवित्र मानते हुए या प्योर ना मानते हुए उसको यूज नहीं करते हैं, तो वहां पे तो सब मर ही जाएंगे। तो यहाँ पे ये गुड कंसाइंस की बात है, इक्विटी की बात है, या सोसाइटी की नीड है कि उसको फिर ये क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। ठीक है कि परिस्थिति ऐसी है कि हम इस चीज को ना मानते हुए ये पानी भी शुद्ध करने के बाद अगर हो सकता है तो इसको हम अलाउ कर देंगे। तो ये सब चीजें जो है वो गुड कंसाइंस कहलाती हैं। ये इधर के जो चार हैं ये बहुत ज्यादा नाम पता है आपको, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। मेनली हमें इसमें पता होना चाहिए जो प्रोफेट मोहम्मद साहब हैं उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हमने देखे हैं, उनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोर्सेस की अगर हम बात कर लें तो सोर्सेस में कुरान, सुन्नत, इज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, और कियास, इन सबसे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो आज ये टॉपिक हमने कवर किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मुस्लिम लॉ का, जिससे हमेशा कंफ्यूजन भी रहते हैं और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बनते हैं। तो वो निकाह हम स्टार्ट करेंगे, निकाह कराएंगे और देखेंगे कि निकाह करने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो इसको आप पढ़िए। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट लगता है तो फिर नीचे मेरा नंबर रहता है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हम आपकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी डाउट्स होंगे, कोशिश करेंगे उसको सॉर्ट आउट करने की। बाकी अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो दूसरों को भी ये शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी इसका फायदा उठा सके। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, अगर आपको ही नहीं आ रहा है तो फिर इसको आगे देखने की जरूरत, आप देखोगे ही नहीं, जरूरत तो नहीं है। जब जरूरत नहीं तो आप देखोगे नहीं। बाकी अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। थैंक्स अ लॉट।